बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकरामुल्लाह हूँ और आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक की एक वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन की है, तो ये सेम क्वेश्चन थे। तो इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 की भी जो है वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो वो जो है क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन 7 और 9 है। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, ये तीनों सेम है। और इसके बाद हम अब इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप इसकी डिटेल जो है इन दोनों वीडियोस में अलग देख सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको वहाँ से तफसील मिल जाएगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है इनहेरिटेंस के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक इनहेरिटेंस के बारे में होगा, यानी जिसे विरासत कहते हैं। तो इनहेरिटेंस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनहेरिटेंस इस्लामिक लॉ के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक जो वरसा को हिस्सा मिलता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स को हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनहेरिटेंस जो है, ये इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिटेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फैमिली लॉज ऑफ द मुस्लिम्स। तो इनहेरिटेंस यानी जिसे वरासत कहते हैं, ये मुसलमानों के ख़ानदानी कवानीन की एक अहम शाख है। और जब एक शख्स आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, जब एक शख्स फौत हो जाता है, मोस्ट ऑफ हिज राइट्स आर ट्रांसफर टू हिज लीगल एयर्स। तो ये एयर्स पढ़ना है, इसको हेयर्स नहीं पढ़ना। एयर का मतलब होता है वरासा, वारस। तो उस शख्स की जो फौत हो चुका होता है उसके सारे राइट्स, यानी सारे जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है या उसका पैसा है, वो राइट्स जो हैं वो उसके कानूनी वारसों को मिल जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, द डिस्चार्ज ऑफ हिज डेट्स एंड टेस्टामेंट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहता है इनहेरिटेंस के कानून के मुताबिक जो शख्स प्रॉपर्टी छोड़ के फौत हो जाता है तो उसके पहले जो है वो ख़र्चा निकाला जाता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी उसके कफन दफन का जो ख़र्चा पहले वो माइनस करते हैं उसकी प्रॉपर्टी में से। और उसके बाद फिर उसमें से जो माइनस करते हैं वो डिस्चार्ज ऑफ हिज डेट्स, यानी उसने जो कर्ज़ा लिया होता है वो कर्ज़े को हम उसकी प्रॉपर्टी से में से माइनस कर देते हैं। एंड टेस्टामेंट, और इसकी जो वसीयत होती है या उसने जो या वो बेशक वो ज़ुबानी या लिख के जो दिया होता है वसीयत, वो किसी भी तरह से टेस्टामेंट में वो दे सकता है अपनी जो प्रॉपर्टी में से या पैसे में से हिस्सा किसी मस्जिद में नेक काम में दे सकता है, या जो है वो किसी दोस्त को या किसी गरीब को उसने अतिया किया हो या दिया हो बतौर तोहफ़ा, तो वो भी टेस्टामेंट में आता है। तो ये हम पहले माइनस करेंगे उसमें से, फिर उसके बाद जो बाकी रकम बचेगी कानून के मुताबिक हम उनके वरासा को तकसीम कर देंगे। अब वारसों को तकसीम करने के ये 6 जो है वो रूल्स यहाँ बताए गए हैं। ये रूल्स बड़े ही अहम है, पूरी ज़िंदगी में इंसान के ये इस्तेमाल होते हैं। हर फैमिली को इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में यही रूल्स जो हैं वो इस्लामी रूल्स आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में। और ये कानूनी जो है वो हर शख्स को पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी की तकसीम जो है वो किसी के फौत होने के बाद कैसे होती है। जैसे पहला पॉइंट है, फादर मदर विल गेट 1/6 ऑफ टोटल व्हेन डिसीज्ड लीव्स चिल्ड्रन। जो डिसीज्ड का मतलब होता है जो फौत हो चुका होता है, शख्स मरहूम होता है, तो उस शख्स के अगर वो शख्स फौत हो जाए और उसके वालिदैन ज़िंदा हों, तो वालिदैन को यानी फादर और मदर को उस प्रॉपर्टी में से, उस शख्स की प्रॉपर्टी में से 1/6 यानी 1/6 यानी छठा हिस्सा उसको मिलता है। 1/6 का मतलब होता है छठा हिस्सा। तो नीचे वाले नंबर को हम छठा कह के बोलेंगे, छठा हिस्सा उसको मिलेगा। तो उस वक्त मिलेगा छठा हिस्सा अगर वो जो फौत होने वाला शख्स है उसके अपने बच्चे भी हैं। अगर उसके अपने बच्चे भी हैं तब उसके वालद या वालदा को या दोनों को उसकी प्रॉपर्टी में से छठा हिस्सा मिलेगा।
अगर उसके बच्चे नहीं हैं, अगर उसके बच्चे नहीं हैं, वालदैन ही हैं सिर्फ, तो अगर उसके बच्चे नहीं हो सके तो उसकी फिर वालदा को 1/3 मिलेगा, तीसरा हिस्सा मिलेगा, बाकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो वालद को मिल जाएगा। ये मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, इसका इन क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी के अहम मामलात हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी वजाहत आगे भी दे दी है। तो हमने करना यही है कि अगर जो है वो एक शख्स है, उसका वालिद और वालदा जो है वो दुनिया में हयात हैं और वो शख्स खुद फौत हो जाता है और उसके अपने बच्चे भी हैं, तो उसके बच्चों को हिस्सा मिलने से पहले उसके वालिद वालदा को हिस्सा मिलेगा, वो 1/6 होगा, छठा हिस्सा, बाकी उसके बच्चों में कानून के मुताबिक तकसीम हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है विडो विल गेट 1/8 ऑफ द टोटल, कि विडो का मतलब होता है बेवा, यानी कि अगर कोई शख्स है घर का सरबराह है, वो फौत हो गया है, तो उसकी बीवी जो है वो उसको फिर विडो कहेंगे, बेवा कहेंगे, उसको 8वां हिस्सा मिलेगा उसकी टोटल प्रॉपर्टी में से, 1/8 पार्ट मिलेगा। और उस वक्त उसको 8वां हिस्सा मिलेगा जब वो मरहूम शख्स के अपने बच्चे होते हैं। अगर उस शख्स के बच्चे अपने नहीं होते, अगर उसके अपने बच्चे नहीं हैं, तो तब उसकी विडो को जब 1/4 मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो ये अजाफी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। असल में हमने क्वेश्चन जो इस्तेमाल करना है वो 1/8 है। तो ये रूल्स जो है ज़िंदगी में काम आने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी वजाहत दो मज़ीद दी है। तीसरा पॉइंट है इफ़ डिसीज्ड इज़ वोमैन, अगर जो मरहूम है वो कोई औरत है, कोई औरत वफात पा गई है, एंड लीव चिल्ड्रन, और उसके बच्चे भी हैं, देन हर हस्बैंड विल गेट 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर उसके खामद को उस प्रॉपर्टी में से 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर उस औरत के बच्चे हैं तब खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर उस औरत के बच्चे नहीं हैं, वो औरत फोत हो जाए, तो उसके खामद को 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी आधी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। तो आधी प्रॉपर्टी जो है इसमें अजाफी चीज़ है जो आपको बताई गई है। असल चीज़ जो हमने 1/4 जो है वो वैल्यू इस्तेमाल करनी है क्वेश्चंस में, जब कोई औरत फौत हो जाती है और उसके बच्चे भी होते हैं उस औरत के, तो उस औरत के खामद को 1/4 हिस्सा मिलता है, 1/4। अच्छा, आगे है नंबर 4 पे, ये पॉइंट्स यहाँ पे मैंने साथ साथ लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हर पॉइंट को यहाँ पे डॉट्स थे, तो आपने नंबर साथ लगा लेने हैं ताकि आपको पता चले कि कितने रूल्स हमें समझ होने चाहिए। नंबर 4 पे द रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन्स एंड डॉटर्स इन द रेशो 2:1। कहता है जो बाकी प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो बाकी प्रॉपर्टी बच जाती है वालिद वालदा को देने के बाद, अगर वो वालिद वालदा हयात हैं या जो है वो बेवा है, उसको देने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, या जो खातून है वो फौत हो जाती है तो उसके बच्चों को जो मिलता है, तो उसमें फिर जो बाकी प्रॉपर्टी बचती है ना वो तकसीम हो जाती है उसके बेटों और बेटियों में। बेटे को 2 गुना हिस्सा मिलेगा और बेटी को 1 गुना। तो इस तरह से ये बेटे और बेटियों में तकसीम होगी। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटे को 2 हिस्से होंगे और बेटी का 1 हिस्सा होगा। अब नंबर 5 पे जो पॉइंट समझाया है, इफ़ डिसीज्ड हैज़ ओनली 1 डॉटर, अगर फौत होने वाले शख्स यानी मरहूम शख्स की सिर्फ एक बेटी है, तो उसकी बेटी को शी विल गेट 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसकी बेटी को 1/2 का मतलब है कि आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी को मिलेगी, उस जो है वो शख्स की जिसकी सिर्फ एक ही बेटी है और उसके कोई बेटा या बेटी मजीद नहीं है, सिर्फ एक बेटी होगी, इकलौती बेटी जिसे कहते हैं, तो उसको आधी प्रॉपर्टी मिलेगी उस बेटी को। अब आधी प्रॉपर्टी फिर दूसरे रिश्तों को मिलती है। ये हमें इस्लामी कानून के मुताबिक ये तकसीम दी गई है, हमने उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, इसमें अपनी मर्ज़ी आप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने इंसानों के ऊपर अपनी हदूद नाफज कर दी हैं, तो हद से किसी को आगे नहीं गुजरना चाहिए। नंबर 6 पे है इफ़ डिसीज्ड हैज़ मोर देन 1 डॉटर बट नो सन, कि अगर कोई मरहूम शख्स है, फौत हुआ शख्स है, उसकी एक से ज़्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, तो फिर उन बेटियों को दे विल गेट 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, तो बेटियों को 2/3 हिस्सा जो है वो उस प्रॉपर्टी में से मिलेगा। और इन चीज़ों में से एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉपर्टी जो शख्स फौत होने वाला छोड़ के गया है, उसकी प्रॉपर्टी में से पहले आपने उसके कफन दफन का खर्चा निकाल देना है, फिर कर्ज जो होगा उस शख्स का वो उसमें से माइनस कर देना है, फिर उसके बाद जो वसीयत की होगी, तो वसीयत के मुताबिक जो उसने प्रॉपर्टी या पैसा जो देना होगा किसी को,
तो वो भी माइनस करना, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है वो फिर आगे नीचे रिश्तों को मिलती है। और जो टेस्टामेंट है, टेस्टामेंट की ये रकम जो है या उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो सारी टोटल प्रॉपर्टी है उसका 1/3 होना चाहिए। 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। और 1/3 वाली प्रॉपर्टी को यानी तीसरा हिस्सा आप जाना और टेस्टामेंट में दे दें, या उसकी वसीयत के मुताबिक किसी को देना, उसने किसी के नाम की है, तब बाकी जो प्रॉपर्टी बचती है वो फिर बेटे और बेटियों और बीवी को जिस तरह से इस्लामी कानून दिया उसके मुताबिक मिलेगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट ज़हन में होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। डिवाइड अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज़ 3 लाख, यानी 300,000 भी इसको पढ़ते हैं, 3 लाख भी पढ़ते हैं, अमंग 2 sons, a daughter and a widow, after paying the funeral expenditures of rupees 10,000। तो यहाँ पे जो है ना कहता है एक प्रॉपर्टी है, वो आपने उस प्रॉपर्टी वर्थ यानी प्रॉपर्टी को जो कीमत है, लागत है, वो 3 लाख रुपए है। तो आप छोटा सा यहाँ पे इंटरवल लगा लें यानी कॉमा लगा लें, 3 लाख रुपए है। और उसकी 2 बेटों में तकसीम करनी है प्रॉपर्टी, एक बेटी है और एक विडो है यानी बेवा है। तो ये 3 लोगों में तकसीम करनी है। लेकिन कहता है आफ्टर पेइंग द फ्यूनरल एक्सपेंडिचर्स, ये जो कफन दफन का ख़र्चा होता है वो 10,000 रुपये है। तो ये पहले आपने इसको अदा करना है। ये 3 लाख रुपए में से पहले ये अदा करेंगे 10,000 रुपया, यानी माइनस करेंगे। बाकी जो रकम बचेगी वो हम उसके 2 बेटों, एक बेटी और एक बेवा में तकसीम करेंगे। इनमें भी ये तरतीब ये होती है, इन रिश्तों में पहले आपने बेवा को देना है। बेवा को आपने अच्छी तरह समझ भी लिया है कि बेवा को 1/8 हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है। 1/8 का मतलब तो 8वां हिस्सा। और बेटों को, अब बेटे को देखो, एक बेटे को अगर देखो तो वो 2 गुना हिस्सा मिलता है, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। तो ये हमने हिस्सों को ऐसे ही सॉल्व करना है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके हिस्सों को अलहदा करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका कफन दफन के पैसे माइनस करेंगे, उसके बाद फिर विडो को हम जो है वो पैसे देंगे, यानी विडो के जितना शेयर बनता होगा फिर बेटा बेटी का करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉपर्टी की वर्थ है रुपीज़ 3 लाख और फ्यूनरल एक्सपेंडिचर उसके 10,000 रुपये है। और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, हम उसकी जो प्रॉपर्टी में से फ्यूनरल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। 3 लाख में से 10,000 माइनस किया तो बाकी जो है रकम 2,90,000 रुपया बचती है। अब 2,90,000 रुपये में से हमने उसे विडोज़ को जो है वो शेयर देना है, यानी बेवा का जो हिस्सा होगा वो 1/8 है। तो मल्टीप्लाई हम जो है वो 2,90,000 के साथ करेंगे। फिर इसके बाद इसकी कैंसलिंग कर ली, 8 के साथ कैंसलिंग की, तो ये 36,250 रुपया जो वो आता है। ये इसकी विडो का हिस्सा है, बेवा का हिस्सा 36,200 रुपया 250 रुपये से मिलेंगे। अब ये 2,90,000 में से 36,250 रुपये से मिल गए, तो हम 2,90,000 में से ये रकम माइनस करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या आती है। तो रिमेनिंग अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर आगे 2,90,000 में से 36,250 माइनस किया तो हमारे पास जो रकम बचती है 2,53,750, ये रकम हमारे पास बचती है। तो इस रकम को हम आगे फिर इसके 2 बेटे हैं यानी सन और डाटर, ये इसकी रेशोज़ हम करेंगे। एक जितने बेटे होंगे उतने ही सन लिखने हैं, जितनी डाटर होंगी उतनी ही डाटर लिखनी है। तो सन 2 सन है तो सन रेशो सन, एक डॉटर है आगे रेशो डाटर। तो सन को 2 हिस्सा मिलेगा, दूसरे बेटे को भी 2 हिस्से मिलेंगे और डाटर को 1 हिस्सा मिलेगा। फिर हमने ये रेशोज़ हमने लाजमी लिखनी होती हैं ताकि हमें पता चले कि बेटे के जो हिस्से हैं वो अलहदा हैं, बेटी का हिस्सा अलहदा है। फिर हम इन रेशोज़ को क्या करते हैं, सम ऑफ रेशोज़ करते हैं, यानी इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करके इक्वल में लिख देते हैं, वो 5 है। अब हम डाटर्स शेयर पहले निकाल लेते हैं, वैसे तो हम सन शेयर भी निकाल सकते हैं पहले, तो डाटर शेयर भी निकाल सकते हैं। तो डाटर शेयर निकालने से ये होगा कि इसका जो आंसर होगा हम उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटे का शेयर आ जाएगा। तो डाटर शेयर अगर हम फाइंड करें, डाटर शेयर, तो डाटर का हमारे पास 1 रेशो आती है, 1 यानी 1 हिस्सा आता है। तो डिवाइडेड बाय हमने उसको 5 करना है, सम ऑफ रेशो वाला 1/5, फिर मल्टीप्लाई हमने उस रकम से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट थी 2,53,750। तो इसके साथ हमने
बेटी के लिए 1/5 मल्टीप्लाई 2,53,750 से ये 5 के साथ कैंसलिंग की तो 50,750 रुपया उसकी बेटी को, यानी बेटी का हिस्सा 50,750 रुपया बनता है। अब देखें बेटी का अगर 50,750 है तो बेटे का इसका डबल होगा, तो डबल का मतलब है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी से ये आंसर आ जाएगा। लेकिन देखें बेटे उसके 2 बेटे हैं, जब 2 बेटे होंगे उन दोनों बेटों को हम अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और एक ही सॉल्व भी कर सकते हैं एक ही स्टेप में। वो कैसे कि ईच सन्स शेयर, ईच का मतलब होता है हर एक बेटे का हिस्सा। हर एक बेटे का हिस्से का मतलब होता है कि उसके एक बेटे का हिस्सा ये है, उसके बाद जितने बेटे होंगे उसका यही इतनी ही रकम ही होगी। जैसे 2 बेटे हैं तो हमने उसका एक बेटे का पहले हिस्सा निकाल लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हिस्से हैं इसके बेटे के, तो 50,750 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1,01,500 रुपया उसका एक बेटे का आया है। ईच सन्स शेयर, एक बेटे का ये पैसे होंगे और इतने ही दूसरे बेटे के होंगे, तो ये मतलब है ईच सन्स शेयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो आंसर्स आते हैं, बेटे का जो शेयर है 1,01,500 है और बेटी का शेयर 50,750 है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। उसके बाद जो विडोज शेयर था 36,250, ये भी आंसर है। तो ये तीन आंसर हमने जो है वो इसके अंदर मालूम किए हैं। तो ये तीनों आंसर्स आपने लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन डाइड लिविंग अ हाउस वर्थ ₹6,60,000, यानी 6,60,000 रुपये का जो एक मकान है एक शख्स का, वो जो है वो शख्स फौत होने वाले का, वो मकान की कीमत 6,60,000 है। एंड अ शॉप वर्थ ₹3,20,000, तो 3,20,000 रुपया उसकी दुकान की कीमत है। तो डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स, विडो, अ सन एंड अ डॉटर आफ्टर पेइंग अ डेट। इसको डेबिट नहीं पढ़ना, डेट पढ़ना है, डेबिट पढ़ लें। तो डेबिट ऑफ ₹20,000। तो इस क्वेश्चन में उसकी जो प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, एक मकान है, एक घर है और एक शॉप है, तो दोनों की प्रॉपर्टी को हम पहले प्लस करेंगे कि उसकी टोटल वर्थ कितनी है। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में से हम उसका जो डेबिट यानी कर्ज है वो 20,000 रुपया वो माइनस करेंगे। ये करने के बाद फिर हम जो वैल्यू बचेगी उसमें से उसके पेरेंट्स का हिस्सा निकालेंगे। देखें जो पेरेंट्स हैं उसको हमें हिस्सा जो देना होता है वो 1/6 है, ये भी हमने पीछे पढ़ा। और विडो का मतलब बेवा है, बेवा को मिलेगा 1/8 यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। और सन को क्या होता है, सन को 2 हिस्से मिलते हैं यानी बेटे को, और डॉटर को 1 हिस्सा मिलता है। तो इस तरह से हमने हर एक के हिस्से अलग अलग निकालने हैं। पहले हम टोटल इसकी वर्थ मालूम करेंगे दोनों को प्लस करके, फिर उसमें से ये कर्ज जो है वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, उसमें हम पेरेंट्स का हिस्सा निकालेंगे और उसकी बेवा का हिस्सा निकालेंगे। जब ये इसका हिस्सा माइनस कर देंगे, बाकी जो रकम बचेगी वो उसके बेटे और बेटी में तकसीम करेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन को डिटेल से समझ लिया, अब हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये है 11। तो इसको हमने देखा कि हाउस जो वर्थ है वो इसकी 6,60,000 है, शॉप वर्थ है ये 3,20,000 और टोटल वर्थ इन दोनों को प्लस कर लिया तो 9,80,000 रुपया होती है। तो डेबिट अमाउंट यानी उसकी जो कर्ज है वो 20,000 रुपये है, हम 20,000 रुपया माइनस करेंगे 9,80,000 में से, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी बाकी रकम हमारे पास आ जाएगी। 9,80,000 में से 20,000 माइनस किया तो हमारे पास आया था 9,60,000 रुपया बाकी अमाउंट बचती है। अब बाकी अमाउंट से हमने पेरेंट्स का शेयर निकालना है। पेरेंट्स का शेयर इसमें से आएगा 9,60,000 में से, तो पेरेंट्स को 1/6 शेयर मिलता है, तो मल्टीप्लाई 9,60,000 के साथ इसको कैंसलिंग किया 6 के साथ, तो इस जो पेरेंट्स का शेयर आता है 1,60,000 रुपये है। अब ये देखें कि अब इसके बाद हमने विडोज शेयर निकालना है यानी उसकी बेवा का हिस्सा। तो बेवा का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो विडो का जो शेयर है यानी उसकी बेवा का हिस्सा वो भी 9,60,000 में से देना है। तो इस 9,60,000 में से दो हिस्से होंगे, एक तो उसके पेरेंट्स का शेयर इसमें से निकलेगा, दूसरा जो उसकी बेवा का शेयर भी इसी रकम में से निकलेगा। तो बेवा को 1/8 मिलता है, तो 9,60,000 में से हम 8 के साथ कैंसलिंग की तो 1,20,000 रुपया उसकी बेवा को मिलेगा। तो दो रकमें आ गई, एक वैल्यू आ गई पेरेंट शेयर की 1,60,000 और दूसरी बेवा की जो शेयर है वो 1,20,000 है। हम आमतौर पर ये शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ जिसका भी हिस्सा बन रहा है ना, तो हम गेट भी लगा सकते हैं, शेयर भी लगा सकते हैं। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से अमाउंट भी लिख सकते हैं शेयर की जगह, तो हम शेयर लिख लेते हैं, तो शेयर से भी वही मतलब है। तो विडो का जो शेयर है वो 1,20,000 है। अब ये दोनों वैल्यूज़, पेरेंट्स शेयर 1,60,000 और उसकी विडो शेयर 1,20,000, दोनों वैल्यूज़ हमने माइनस करनी है 9,60,000 में से। फिर जो रकम आएगी उसमें से हम बेटे और बेटी को हिस्सा जो है वो उसका शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट हम करेंगे माइनस 9,60,000 में से 1,60,000, फिर माइनस 1,20,000। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद 9,60,000 में से ये दोनों वैल्यू माइनस हुई, तो हमारे पास जो रकम बाकी बचती है वो 6,80,000 रुपये है। तो उसके बाद हम रेशोज़ निकालेंगे बेटे और बेटी की। तो बेटा जो है वो एक बेटा है तो उसका दो हिस्से शेयर होगा, बेटी का एक हिस्से शेयर होगा। तो सम ऑफ रेशोज़ यानी इन रेशो का प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो 2 + 1 जो है वो 3 आता है। अब इसमें से हमने बेटी बेटी का शेयर फाइंड करना है। हम बेटी का शेयर पहले फाइंड कर लेते हैं, डॉटर्स शेयर। तो डॉटर हमारे पास जो है वो उसका जो है वो 1 इसका आता है रेशो, 1 लिख के और नीचे इसके 3 लिखेंगे जो सम ऑफ रेशो होता है। फिर मल्टीप्लाई हम लिखेंगे जो वैल्यू हमारे पास 6,80,000 रुपये बाकी रकम बची थी। तो उसके साथ कैंसलिंग, ये जो कैंसलिंग नहीं होती क्योंकि ये पूरे नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होता है इसके। हम कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बस 6,80,000 को, तुम्हारे पास आंसर आता है 2,26,666 रुपये 67 पैसे। तो ये एक बेटी का हिस्सा आता है। तो हम इस बेटी के हिस्से के बाद हम उसके बेटे का हिस्सा जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेटे के हिस्से का फाइंड करने के लिए, तो बेटे का हिस्सा सन्स शेयर जो है ना, ये बेटे का हिस्सा, तो देख लें जितना बेटी का हिस्सा है 2,26,666 रुपये .67 जो है वो ये आता है बेटी का शेयर। तो हम अगर इसको वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2,26,666.67 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दुगना हिस्सा जो है वो बेटे को मिलता है। तो बेटी वाले रुपयों को, पैसों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो बेटे का हिस्सा निकल आएगा 4,53,333 रुपये आगे .33 पैसे। तो ये बेटे का हिस्सा जो है आता है। इस तरह से ये इनके शेयर मुकम्मल हो जाते हैं। आप देखें कि बेटे का हिस्सा भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी एक आंसर है। बेटी का शेयर भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी आंसर है। इसके अलावा विडोज शेयर, विडो का जो हिस्सा हमने किया बेवा का, वो 1,20,000, ये भी हमारा आंसर है। इसके बाद ये एक आंसर है हमारे पास जो है पेरेंट्स शेयर, वो 1,60,000, ये भी आंसर है। ये 4 आंसर जो है हमने क्वेश्चन में सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शान डाइड लास्ट संडे। जी, मिस्टर शान की जो है वो गुज़श्ता एतवार को वफ़ात हो गई। ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसके पास ये प्रॉपर्टी थी, 2 प्रॉपर्टी उसके पास। 10 मरला लैंड एट द रेट ऑफ, ये सिंबल का मतलब होता है एट द रेट ऑफ ₹30,000, यानी 30,000 पर मरला। पर का मतलब होता है 1, पर का मतलब होता है 1 या फी, एक मरला। एक मरले की कीमत जो है वो उसकी कीमत है 30,000 रुपये। तो उसके पास 10 मरले का जो है वो एक ज़मीन है या एक कह लो प्लॉट है। तो 10 मरले जो हैं वो हम 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 10 मरलों की कीमत आ जाएगी, 3 लाख रुपए बनेगी। दूसरा पार्ट है अदर प्रॉपर्टी वर्थ ₹8 लाख। दूसरी उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो 8 लाख रुपए की है। तो दोनों प्रॉपर्टी को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये टोटल वर्थ आ जाएगी, इसकी टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी। उस प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो एंड अ सन। देखिए इसमें सिर्फ 2 हिस्से हैं, एक विडो यानी उसकी बेवा को मिलना है हिस्सा इसकी प्रॉपर्टी में से, और एक बेटे को मिलना है। तो विडो का हिस्सा जो है 1/8 होता है, ये हमें पता है, यानी 8वां हिस्सा हम इसे कहते हैं।
जब इसमें से 8वां हिस्सा निकाल लेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो बेटे की ही होगी। तो इसका मतलब इसके 2 शेयर सिर्फ निकालने हैं। तो हम इसकी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 10 मरला जो है इसकी 10 मरला प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास जी ठीक है जी, 10 मरला लैंड जो है वो है 30,000 का एक मरला है और 10 मरले हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख रुपया इसका आंसर आता है। और अदर प्रॉपर्टी वर्थ यानी दूसरी प्रॉपर्टी की जो लागत है, कीमत है, वो है 8 लाख रुपए। अब दोनों प्रॉपर्टी को हमने टोटल करना है। टोटल वर्थ जो है ना, टोटल वर्थ दोनों की प्रॉपर्टी की आ जाएगी। 3 लाख में से 8 लाख जो प्लस किए तो 11 लाख रुपए इसकी टोटल वर्थ बनती है। अब 11 लाख में से हमने सिर्फ 2 शेयर निकालने, एक उसकी विडो का यानी बेवा का और एक बेटे का। तो विडो शेयर आपको पता है कि 1/8 होता है, बेवा का 1/8 हिस्सा होता है। तो 11 लाख में से हमने 8वां हिस्सा उसका निकालना है, तो 8 से कैंसिल कर लिया 8 से, तो 1,37,500 रुपया उसकी बेवा का हिस्सा बनता है। तो ये इसका आंसर है। और जितनी प्रॉपर्टी बाकी बचेगी वो उसके, चूँकि एक ही बेटा है तो उसको मिल जाएगी। तो सन्स शेयर, तो 11 लाख में से हम 1,37,500 माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो रकम बचेगी वो 9,62,500 रुपया उसके बेटे का हिस्सा है। तो ये 2 ही आंसर इसके होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो है 13 को अगर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 को, अ पर्सन डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो शख्स छोड़कर फौत हो जाता है। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो, आ डॉटर एंड 2 सन्स। कहता है उसकी 3 लोगों में अपने प्रॉपर्टी तकसीम करनी है। इसकी विडो में यानी उसकी बेवा में वो 1/8 है, और उसकी एक बेटी है, बेटी को जो है वो एक हिस्सा मिलेगा, और 2 सन्स, और 2 सन्स जो है उसको 2 हिस्से मिलेंगे, 2 अलग-अलग हिस्से मिलेंगे उनको। तो ये हमने 3 लोगों की जो है वो प्रॉपर्टी शेयर मालूम करना है इस प्रॉपर्टी में से। तो तीनों को हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 13 जो है इसको जो है वो देखते हैं, ये कैसे जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देख लिया प्रॉपर्टी वर्थ उसकी जो है वो है 5 लाख रुपए, और उसकी विडो का जो शेयर है वो 1/8 है, यानी 8वां हिस्सा उसे मिलेगा। तो 8 के साथ 5 लाख को हमने कैंसलिंग करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है 62,500 रुपये। तो 62,500 रुपये उसकी विडो का हिस्सा है, यानी उसकी बीवी का हिस्सा है। जो शख्स फौत हो गया है, अब वो शख्स जो है वो विडो कहलाएगी, यानी बेवा कहलाएगी। तो 62,500 उसको मिलेगा पहले। तो 5 लाख में से 62,500 हम माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट उसे हम कहेंगे रिमेनिंग अमाउंट, यानी बकिया रकम। 5 लाख में से 62,500 माइनस किया तो 4,37,500 रकम बाकी बचती है। इस रकम में से आगे उसके 2 बेटे हैं, तो उनकी रेशो मालूम करेंगे। रेशोज़ यानी सन और सन, फिर आगे एक बेटी है, उसका बेटी का साथ है डॉटर लिखेंगे। तो सन का 2 हिस्से होते हैं, दूसरे सन के भी 2, फिर आगे डॉटर का 1। तो ये रेशोज़ का सम ऑफ रेशोज़ करेंगे, यानी तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो वो 5 आता है। उसके बाद हम डॉटर का शेयर पहले मालूम कर लेते हैं। डॉटर शेयर, डॉटर का 1 हिस्सा है, यानी 1 रेशो है, और डिवाइडेड बाय 5 यानी सम ऑफ रेशोज़ वाली वैल्यू आती है। मल्टीप्लाई हमारे पास जो अमाउंट बाकी बची थी 4,37,500, उसके साथ इसे कैंसिल किया। तो कैंसिल करने के बाद 87,500 रुपया एक बेटी का हिस्सा आता है। तो एक ही बेटी है उसकी। तो हमने अगर हम बेटे का निकालना है, तो ये चूँकि एक हिस्सा है, तो बेटे के वाले हिस्से को निकालने के लिए इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या लिख देंगे, 2 बेटों के लिए हम एक ही लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे, ईच सन्स शेयर, हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा। तो वो क्या होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 87,500 को, तो हमारे पास 1,75,000 रुपये आंसर आता है। तो 1,75,000 रुपया जो एक बेटे का हिस्सा है, तो दूसरे बेटे का भी ही इतना होगा हिस्सा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। एक जो है बेटी का हिस्सा और एक आंसर है, फिर बेटों का हिस्सा ये आंसर है, उसके बाद विडो शेयर, विडो का हिस्सा जो है 62,500। तो ये 3 आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 40 है मिस साजिदा, ये एम एस से इसको मिस पढ़ते हैं। अगर MRS हो तो मिसिस होता है, MISS हो तो मिस होता है, तो MS जो है इसको मिस पढ़ेंगे। मिस साजिदा इज़ इल नाउ अ डेज,
नोवा डेज का मतलब आजकल, यानी इन दिनों में। मिस साइदा इन दिनों बीमार है, आजकल बीमार है। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट हर प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज़ 8,50,000, यानी 8.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है मिस साइदा की, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना है अमंग हर हस्बैंड, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स इन हर लाइफ। और वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में उसके पास जो 8.5 लाख रुपए है वो उसके खामद को उसका हिस्सा मिल जाए, इसमें से जो बनता है 2 बेटों को मिल जाए और एक बेटी को जो है वो इसका, और उसकी 2 बेटियों को भी हिस्सा मिल जाए। और वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में ये प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम हो जाए। कैन यू हेल्प हर, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? आगे दिया वो पॉइंट दिया, शेयर ऑफ हस्बैंड इज़ 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई खातून अपनी प्रॉपर्टी में से जो उसका जो हिस्सा बचेगा उसकी प्रॉपर्टी में से, तो खामद का जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट इसने समझाया हुआ है। तो खामद का जो हिस्सा है उसकी बीवी में से 1/4 यानी चौथा हिस्सा मिलेगा। और 2 सन्स हैं, 2 सन्स लाजमी बात है, दोनों सन्स का 2-2 हिस्से होंगे। और 2 डाटर्स हैं, तो डाटर्स का एक एक हिस्सा होगा। तो इस तरह से हमने 3 आंसर्स फाइंड करने हैं। तो तीनों आंसर्स में हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखें कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, ये प्रॉपर्टी हमने इसकी वर्थ लिख ली प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी की वर्थ है जो 8.5 लाख रुपए, जो उसके हस्बैंड का शेयर है 1/4 होगा, 1/4 और मल्टीप्लाई 8.5 लाख के साथ हमने 4 के साथ कैंसलिंग की, तो 2,12,500 रुपया जो है उसके खामद का हिस्सा आता है। ये एक आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, बाकी रकम कितनी बचती है जो हम उसके बेटे बेटियों में तकसीम करनी है। तो 8.5 लाख में से हमने 2,12,500 रुपया जो उसके खामद का हिस्सा बना था वो माइनस कर दिया, 6,37,500 बाकी रकम बचती है। यह रकम उसके 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम होनी है। तो हम बेटों बेटियों की जो है वो रेशोज़ मालूम करते हैं। एक सन है, फिर दूसरा सन है, फिर एक डॉटर है, फिर दूसरी डॉटर है। तो सन का दूसरा हिस्सा 2 हिस्से होते हैं, फिर दूसरे सन के भी 2 हिस्से होंगे, डॉटर का 1 होगा और डॉटर का भी 1 होगा। तो हम सम ऑफ रेशोज़ मालूम करते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को, रेशोज़ को हम प्लस कर लेते हैं, यानी 2 2 1 1 जो है इसका ये आंसर 6 आता है। अब हम ईच डॉटर्स शेयर, यानी 2 डॉटर हैं तो शेयर उनका एक जैसा ही होगा, तो ईच डॉटर लिख लेते हैं। ईच डॉटर्स शेयर का मतलब है कि उन बेटियों को उसमें से जो हिस्सा मिलेगा वो हम देखते हैं क्या मिलता है। वो देखो, वो हिस्सा मिलेगा, चूँकि बेटी का हिस्सा जो 1 होता है और डिवाइडेड में हम 6 लगाते हैं, 6 जो होता है वो सम ऑफ रेशोज़ का होता है, तो 1/6 आगे मल्टीप्लाई हम करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास अमाउंट आई थी 6,37,500 बाकी रकम बची थी, तो 6 के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, तो 1,06,250 रुपये ये एक बेटी को हिस्सा मिलता है। तो इसका मतलब इतनी ही रकम दूसरी बेटी को भी मिलेगी, इसलिए हमने ईच डॉटर लिखा। इस तरह से ईच सन्स शेयर, हर बेटे का हिस्सा जो मालूम हमने करना है, तो हर बेटे का हिस्सा मालूम करने के लिए जो बेटी का हिस्सा आया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल हो जाएगा। तो डबल होने से ये बेटे का हिस्सा मालूम हो जाएगा। तो 2 को 1,06,250 से मल्टीप्लाई किया तो 2,12,500 रुपया उसके एक बेटे को मिलेगा और दूसरे बेटे को भी इतना ही 2,12,500 ही मिलेगा, क्योंकि ईच सन्स हमने लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से हमारे पास हर बेटे का हिस्सा 2,12,500 एक ही आंसर है, फिर हर बेटी का हिस्सा 1,06,250 ये भी आंसर है, और जो तीसरा आंसर है हमारा हस्बैंड शेयर, खामद का जो हिस्सा है 2,12,500, तो ये तीसरा आंसर है।